अध्याय 33। प्रिंस की कहानी। हैरी अभी भी स्नेप के बगल में घुटनों के बल बैठा था। वह बस उसकी तरफ घूरे जा रहा था। तभी अचानक एक ऊंची ठंडी आवाज इतने करीब से आती हुई सुनाई दी कि हैरी उछलकर खड़ा हो गया। बोतल को उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसे लगा वोल्डेमॉर्ट दोबारा कमरे में आ गया था। वोल्डेमॉर्ट की आवाज दीवारों और फर्श से टकराकर गूंज रही थी। पल भर में ही हैरी समझ गया कि वोल्डेमॉर्ट जादू से अपने आवाज ऊंची करके हॉगवर्ट्स और आसपास के इलाके के लोगों से कुछ कह रहा है। हॉग्समीड और महल में लड़ने वाले लोग उसकी बात इतनी स्पष्टता से सुन सकते थे जैसे वह उनके पास ही खड़ा हो और उसकी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हो रही हो, यानी कि वे मौत से सिर्फ एक धक्के की दूरी पर खड़े हों। उसकी ऊंची ठंडी आवाज आई, तुम लोग बहादुरी से लड़े हो। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बहादुरी की कद्र करना जानते हैं। तुम लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अगर तुम लोग आगे भी मेरा विरोध करोगे तो तुम सभी एक एक करके मारे जाओगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। जादुई खून का एक भी कतरा बहना नुकसान और बर्बादी है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दयालु है। मैं अपनी सेना को तत्काल पीछे हटने का आदेश देता हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। अपने मृत लोगों को सम्मान के साथ दफनाओ। अपने घायलों का इलाज करो। हैरी पॉटर, अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ। तुमने खुद मेरा सामना करने के बजाय अपने दोस्तों को अपनी खातिर मरने दिया है। मैं अंधेरे जंगल में 1 घंटे तक इंतजार करूंगा। उस 1 घंटे में अगर तुम मेरे पास नहीं आए, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया, तो युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा। हैरी पॉटर, इस बार मैं खुद लड़ने आऊंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर मैं हर उस बचे हुए आदमी, औरत और बच्चे को सजा दूंगा जिसने तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश की थी। 1 घंटे। रॉन और हर्माइनी दोनों ने ही तेजी से अपने सिर हिलाकर हैरी को देखा। रॉन बोला, उसकी बात पर ध्यान मत दो। हरमाइनी ने उग्रता के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, चलो महल में चलते हैं। अगर वह जंगल में चला गया है तो हमें कोई नई योजना सोचनी होगी। हरमाइनी ने स्नेप की लाश को देखा, फिर तेजी से सुरंग के मुहाने तक पहुंची। रॉन उसके पीछे गया। हैरी ने अदृश्य चोगा उठाकर स्नेप की तरफ देखा। वह नहीं जानता था कि क्या महसूस करे। उसे तो सिर्फ इस बात का सदमा लगा था कि स्नेप को इस तरीके से इस वजह से मारा गया था। वे सुरंग में से रेंगते हुए लौटे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। हैरी सोच रहा था कि क्या रॉन और हर्माइनी के दिमाग में भी वोल्डेमॉर्ट की आवाज उसी तरह गूंज रही थी जिस तरह उसके कान में गूंज रही थी। तुमने खुद मेरा सामना करने के बजाय अपने दोस्तों को अपनी खातिर मरने दिया है। मैं अंधेरे जंगल में 1 घंटे तक इंतजार करूंगा। 1 घंटे। महल के सामने की लॉन पर छोटे छोटे से ढेर दिख रहे थे। भोर होने में लगभग 1 घंटा था, लेकिन अभी भी गहरा अंधेरा था। वे तीनों जल्दी से पत्थर की सीढ़ियों की तरफ गए। छोटी नाव के आकार का एक डंडा उनके सामने पड़ा था। इसके अलावा ग्रॉप या उसके हमलावर का कोई निशान नहीं था। महल में असामान्य खामोशी छाई थी। अब वहां रोशनी की चमक, धमाके या चीख पुकार कुछ भी नहीं था। वीरान प्रवेश हॉल का फर्श खून से लथपथ था। संगमरमर तथा लकड़ी के टुकड़ों के साथ पन्ने के रत्न अभी भी फर्श पर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। जंगले का कुछ हिस्सा भी टूट गया था। सब लोग कहाँ चले गए? हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा। रॉन बड़े हॉल तक जाने वाले रास्ते पर सबसे आगे गया। हैरी दरवाजे पर ही रुक गया। हाउस टेबलें नहीं थी और कमरे में भीड़ थी। बचे हुए लोग समूहों में एक दूसरे के गले में बाहें डालकर खड़े थे। मैडम पॉम्फ्री और उनके सहायक ऊंचे मंच पर घायलों का इलाज कर रहे थे। फिरेंस भी घायलों में शामिल था और उसके पुट्ठों से खून बह रहा था। वह लेटा हुआ कांप रहा था और उठ नहीं पा रहा था। हॉल के बीच में एक कतार में लाशें रखी थी। हैरी फ्रेड की लाश को नहीं देख पाया क्योंकि उसका परिवार उसे घेरे था। जॉर्ज उसके सिर के पास घुटनों के बल झुक कर बैठा था। मिसेस वीजली फ्रेड के सीने पर लेटी थीं और उनका शरीर कांप रहा था। मिस्टर वीजली अपनी पत्नी के बाल सहला रहे थे और खुद उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। हैरी से एक शब्द भी कहे बिना रॉन और हरमाइनी दूर चले गए। हैरी ने हरमाइनी को जिनी के पास जाकर उसे गले लगाते देखा, जिसका चेहरा सूजा हुआ और आंसुओं से सना था। रॉन बिल, फ्लर और पर्सी के पास पहुंच गया, जिसने रॉन के गले में बाहें डाल दी। जब जिनी और हरमाइनी बाकी परिवार के ज्यादा करीब पहुंची तो हैरी को फ्रेड की बगल में पड़ी अन्य लाशें दिखी, रीमस और टोंग्स।
वे पीले, स्थिर और शांत दिख रहे थे, जैसे अंधेरी सम्मोहित छत के नीचे सो रहे हों। जब हैरी लड़खड़ाते हुए दरवाजे से दूर गया तो बड़ा हॉल दूर उड़ता, छोटा होता और सिकुड़ता हुआ लगा। वह सांस नहीं ले सकता था। वह किसी और लाश की तरफ देखना गवारा नहीं कर सकता था। वह नहीं देखना चाहता था कि उसकी खातिर और किस किस ने अपनी जान दी है। वह वीजली परिवार के पास जाने या उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह खुद को पहले ही वोल्डेमॉर्ट के हवाले कर देता तो फ्रेड कभी नहीं मरता। वह मुड़ा और संगमरमर की सीढ़ियों पर दौड़ लगाकर ऊपर जाने लगा। ल्यूपिन, टोंग्स, उसने महसूस न करने की कोशिश की। वह चाहता था कि वह अपने दिल को फाड़ दे। वह अपने अंदर के हर उस हिस्से से छुटकारा पाना चाहता था जो बुरी तरह चीख रहा था। महल बिल्कुल खाली था। ऐसा लगता था कि भूत भी दुखी लोगों के पास बड़े हॉल में चले गए थे। हैरी बिना रुके भागा। उसके हाथ में स्नेप के आखिरी विचारों से भरी कांच की बोतल थी। उसने तब तक अपनी गति धीमी नहीं की जब तक कि वह हेडमास्टर के ऑफिस के सामने पहरा दे रहे पत्थर के गार्गोयल के पास नहीं पहुंच गया। पासवर्ड डंबलडोर, हैरी ने बिना सोचे बोल दिया, क्योंकि वह उनसे ही मिलना चाहता था। उसे हैरानी हुई जब गार्गोयल एक तरफ हट गया और उसने अपने पीछे की घुमावदार सीढ़ियों को प्रकट कर दिया। जब हैरी तेजी से गोलाकार ऑफिस में घुसा तो उसे एक बदलाव दिखा। दीवारों के चारों तरफ जो फ्रेम टंगे रहते थे वे अब खाली थे। एक भी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस वहां नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि होने वाली घटनाओं को स्पष्टता से देखने के लिए वे सभी महल में लगी दूसरी पेंटिंगों में चले गए थे। हैरी ने हताशा से डंबलडोर की तस्वीर के खाली फ्रेम को निहारा, जो हेडमास्टर की कुर्सी के ठीक पीछे टंगा था। फिर उसने उसकी तरफ पीठ घुमा ली। पत्थर का स्मृति पात्र उसी अलमारी में रखा था जहां वह हमेशा रखा रहता था। हैरी उसे उठाकर डेस्क तक लाया और स्नेप की यादों को चौड़े पात्र में डाल दिया, जिसकी किनारी पर पुरातन लिपियों के चिन्ह थे। किसी दूसरे के दिमाग में जाना बहुत राहत की बात होगी। स्नेप ने उसके लिए जो भी छोड़ा होगा वह उसके अपने विचारों से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। चांदी जैसे सफेद यादें घुमड़ने लगी। साहसी पलायन की भावना के साथ हैरी ने बिना झिझके गोता लगा दिया, जैसे इससे उसका दुख कम हो जाएगा। वह धूप में पहुंच गया और उसके पैर गर्म जमीन पर पड़े। सीधे खड़े होने पर उसने देखा कि वह एक खेल के मैदान में है जो लगभग वीरान है। दूर आसमान में एक बड़ी चिमनी दिख रही थी। दो लड़कियां आगे पीछे झूल रही थी और एक दुबला पतला लड़का झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा था। उसके काले बाल बहुत लंबे और कपड़े बदरंगे थे। बहुत छोटी जीन्स, गंदा और बहुत बड़ा कोट जो किसी बड़े आदमी के नाप का था, कुर्ते जैसी एक अजीब सी शर्ट। हैरी लड़के के करीब पहुंचा। स्नेप 9-10 साल से ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। पीला, छोटा, दुबला। उसके पतले चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था जब वह एक छोटी लड़की को उसकी बड़ी बहन से ज्यादा ऊंचाई तक झूलते देख रहा था। लिली, ऐसा मत करो, बड़ी बहन चिल्लाई, लेकिन लड़की ने झूले को पिंग में पूरी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया और जोर से हंसती हुई हवा में आसमान की तरफ उड़ने लगी। वह हंसती जा रही थी और जमीन पर गिरने के बजाय वह सर्कस के किसी कलाकार की तरह हवा में उड़ी और काफी देर बाद बहुत हल्के से जमीन पर उतरी। मम्मी ने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करना। पिटूनिया ने सैंडल के हील जमीन पर घसीटकर अपना झूला रोका, जिससे घिसटने की कर्कश आवाज हुई। फिर वो अपने पुट्ठों पर हाथ रखकर कूदी। मम्मी ने कहा था कि तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है, लिली। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लिली ने अब भी हंसते हुए कहा। ट्यूनी, इसे देखो, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। पिटूनिया ने चारों तरफ देखा। खेल के मैदान में उनके अलावा और कोई नहीं था सिवाय स्नेप के, लेकिन लड़कियों को यह बात मालूम नहीं थी। लिली ने उसी झाड़ी से गिरा हुआ एक फूल उठाया जिसके पीछे स्नेप छिपा था। पिटूनिया आगे आई। यह साफ था कि वह जिज्ञासा और नापसंदगी के बीच झूल रही थी। लिली ने इंतजार किया जब तक कि पिटूनिया इतनी करीब नहीं आई कि साफ देख सके। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। फूल वहीं पर रखा था, लेकिन अब वह कई होंठ वाले ईस्टर की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था और बंद कर रहा था। इसे छोड़ो, पिटूनिया चिल्लाई। इससे तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? लिली बोली, लेकिन उसने फूल को अपने हाथ में बंद करके उसे वापस जमीन पर फेंक दिया। यह सही नहीं है, पिटूनिया ने कहा, लेकिन उसकी आंखें फूल के पीछे पीछे जमीन तक गईं और उसी पर टिकी रहीं। तुम यह कैसे कर सकती हो? उसने कहा और उसकी आवाज में हसरत साफ झलक रही थी। यह स्पष्ट है ना? स्नेप अब खुद को रोक नहीं पाया और झाड़ियों के पीछे से कूदकर बाहर आ गया।
पिटूनिया चिल्लाती हुई झूलों की तरफ भागी, लेकिन लिली हैरान होने के बावजूद वहीं खड़ी रही। लग रहा था अब स्नेप को अफसोस हो रहा था कि वह सामने क्यों आ गया। उसके पीले गालों पर थोड़ा सा लाल रंग आ गया जब उसने लिली की ओर देखा। क्या स्पष्ट है? लिली ने पूछा। स्नेप के चेहरे पर घबराए हुए रोमांच का भाव था। झूलों के पास चक्कर काटती पिटूनिया पर एक निगाह डालने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक जादूगरनी हो, स्नेप फुसफुसाकर बोला। वह बुरा मान गई। किसी के बारे में यह कहना अच्छी बात नहीं है। वह मुड़ी और हवा में नाक ऊंची करके अपनी बहन की तरफ चल दी। नहीं, स्नेप बोला। उसका चेहरा अब ज्यादा लाल हो गया था। हैरी ने सोचा कि वह अपना मूर्खतापूर्ण बड़ा कोट उतार क्यों नहीं रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वह इसके नीचे के कुर्ते को प्रकट नहीं करना चाहता था। वह लड़कियों के पीछे गया। इस वक्त वह चमगादड़ जैसा दिख रहा था, जैसे कुछ समय पहले महल से भागते समय दिख रहा था। दोनों बहनों ने उसे गौर से देखा। दोनों को वो पसंद नहीं आया और दोनों झूले के एक खंबे को पकड़ी थी, जैसे वही सबसे सुरक्षित जगह हो। तुम हो, स्नेप ने लिली से कहा। तुम जादूगरनी हो। मैं तुम्हें कुछ समय से देख रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी मम्मी भी जादूगरनी है और मैं जादूगर हूँ। पिटूनिया की हंसी ठंडे पानी जैसी थी। जादूगर? वह चीखी। उसकी हिम्मत अब लौट आई थी, क्योंकि वह उसके अप्रत्याशित आगमन के सदमे से उबर चुकी थी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम स्नेप लड़के हो। यह नदी किनारे स्नीपर्स एंड में रहता है, उसने लिली से कहा, और उसके अंदाज से यह स्पष्ट था कि स्नेप के रहने की जगह खास अच्छी नहीं थी। तुम हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? जासूसी नहीं कर रहा हूँ। गंदे बालों वाला स्नेप तेज धूप में परेशान दिख रहा था। तुम पर तो जासूसी करने का सवाल ही नहीं है, उसने द्वेष से कहा। तुम मगलू हो। हालांकि पिटूनिया इस शब्द का मतलब नहीं समझी, लेकिन स्नेप के बोलने के अंदाज को समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। लिली, चलो हम चलते हैं, उसने तीखी आवाज में कहा। लिली ने तुरंत अपनी बहन का कहना माना और चलते चलते स्नेप को गुस्से से देखा। जब वे मैदान के गेट से बाहर निकली तो स्नेप वहां खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहा। अब स्नेप के आसपास हैरी के अलावा और कोई नहीं बचा था। वह स्नेप की निराशा को समझ सकता था। वह समझ गया कि स्नेप कुछ समय से इस पल की योजना बना रहा था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया था। दृश्य ओझल हो गया और इससे पहले कि हैरी जान पाता, दूसरा दृश्य प्रकट हो गया। अब वो पेड़ों के छोटे झुरमुट में था। वो पेड़ों के बीच से धूप में चमकती नदी को बहते देख रहा था। पेड़ों की छाया से नीचे ठंडी हरी छायादार जगह बन गई थी। दोनों बच्चे जमीन पर एक दूसरे के सामने पैर बांधकर बैठे थे। स्नेप ने अब अपना कोट उतार दिया था। उसका अजीब कुर्ता कम रोशनी में उतना अजीब नहीं दिख रहा था। अगर कोई स्कूल के बाहर जादू करता है तो मंत्रालय उसे सजा दे सकता है। उसे चिट्ठियां मिलती हैं। लेकिन मैंने स्कूल से बाहर जादू किया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे पास अब तक छड़ी नहीं है। बचपन की बातों को वे माफ कर देते हैं, क्योंकि तब तक कोई खुद को रोक नहीं सकता है। लेकिन 11 साल का होने के बाद, उसने महत्वपूर्ण अंदाज में सिर हिलाया, जब वे जादू सिखाने लगते हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। हल्की खामोशी छाई रही। लिली ने एक टूटी टहनी उठाकर हवा में घुमाई। हैरी जानता था कि लिली इससे चिंगारियां निकलने की कल्पना कर रही होगी। फिर उसने टहनी गिरा दी और लड़की की तरफ झुककर बोली, यह सच है ना? यह मजाक तो नहीं है? पिटूनिया कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पिटूनिया कहते है कि हॉगवर्ट्स जैसी कोई जगह नहीं है। यह असली है ना? यह हमारे लिए असली है, स्नेप बोला। उसके लिए नहीं। हमें चिट्ठी जरूर मिलेगी, तुम्हें और मुझे। सचमुच? लिली फुसफुसाई। यकीनन, स्नेप ने कहा। खराब तरीके से कटे बालों और अजीब कपड़ों के बावजूद वो प्रभावशाली दिख रहा था और उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा लग रहा था। और क्या यह चिट्ठी उल्लू लेकर आएगा? लिली ने धीरे से पूछा। आमतौर पर उल्लू ही चिट्ठी लाता है, स्नेप ने कहा। लेकिन तुम मगलू परिवार में पैदा हुई हो, इसलिए स्कूल से कोई आकर तुम्हारे माता पिता को समझाएगा। क्या मगलू परिवार में पैदा होने से फर्क पड़ता है? स्नेप झिझका। उसकी काली आंखें उत्सुकता से पीले चेहरे और गहरे लाल बालों पर घूमी। नहीं, उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है, लिली ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वह इस बारे में चिंता कर रही थी। तुम में बहुत जादू है, स्नेप ने कहा। मैंने देखा है। मैं सारे समय तुम्हें देखता रहता हूँ। उसकी आवाज खो गई। लिली उसकी बात नहीं सुन रही थी, बल्कि पत्तियों से भरे मैदान में पसर कर सिर के ऊपर पत्तियों की छत को निहार रही थी। स्नेप ने उसे वैसी ही ललचाई निगाह से देखा, जैसी निगाह से मैदान में देखा था। और तुम्हारे घर में स्थिति कैसी है?
लिली ने पूछा। स्नेप की आंखों के बीच में हल्की सी सिलवट आ गई। "अ, अच्छी ही है," उसने कहा। "अब वे इस बारे में बहस नहीं कर रहे हैं?" "ओह हाँ, वे अब भी कर रहे हैं," स्नेप ने कहा। उसने मुट्ठी भर पत्तियां उठाई और उन्हें अलग-अलग तोड़ने लगा। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। "लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं चला जाऊंगा।" "क्या तुम्हारे डैडी को जादू पसंद नहीं है?" "उन्हें दरअसल कोई भी चीज ज्यादा पसंद नहीं है," स्नेप बोला। "सीरियस?" लिली के मुंह से अपना नाम सुनकर स्नेप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। "हाँ, मुझे दम पिशाचों के बारे में फिर से बताओ ना। तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो? अगर मैं स्कूल से बाहर जादू करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दम पिशाचों के हवाले नहीं किया जाएगा। दम पिशाच तो उन लोगों के लिए होते हैं जो सचमुच बुरे काम करते हैं। वे जादूगरों की जेल अज़्काबान के पहरेदार हैं। तुम अज़्काबान थोड़े ही जाओगी, तुम तो बहुत। उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया और वो फिर से पत्तियां तोड़ने लगा। तभी पीछे एक हल्की सी सरसराहट हुई, जिसे सुनकर स्नेप घूम गया। पिटूनिया एक पेड़ के पीछे खड़ी थी और उसके पैर के नीचे का पत्थर सरक गया था। "ट्यूनी!" लिली ने कहा और उसकी आवाज में हैरानी तथा स्वागत का अंदाज था। लेकिन स्नेप उछलकर खड़ा हो गया। "अब जासूसी कौन कर रहा है?" वह चिल्लाया। "तुम क्या चाहती हो?" पिटूनिया पकड़े जाने पर दहशत में आ गई थी और हाँफ रही थी। हैरी देख सकता था कि वो कोई चुपता ताना मारने के लिए छटपटा रही है। "वैसे तुम ये क्या पहने हो?" उसने स्नेप के सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा। "अपनी मम्मी का कुर्ता?" कड़ाक की आवाज आई। पिटूनिया के सिर के ऊपर लगी एक डाल टूटकर गिर गई। लिली चीखी। डाल पिटूनिया के कंधे पर पड़ी, जिससे वो पीछे की तरफ गिर गई और रोने लगी। "ट्यूनी!" लेकिन तब तक पिटूनिया ने दौड़ लगा दी थी। लिली स्नेप की ओर मुड़ी। "यह काम तुमने किया था?" "नहीं," वह नाराज भी था और डरा हुआ भी दिख रहा था। "तुमने ही किया था।" वह उससे दूर जा रही थी। "तुमने ही किया था, तुमने उसे चोट पहुंचाई।" नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया।" लेकिन इस झूठ पर लिली को भरोसा नहीं हुआ। स्नेप पर गुस्से भरी आखिरी नजर डालने के बाद वो अपनी बहन के पीछे उस छोटे झुरमुट से दूर भाग गई। स्नेप दुखी और दुविधा में दिखने लगा। दृश्य एक बार फिर बदल गया। हैरी ने चारों तरफ देखा। वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर था। स्नेप उसके पास कंधे झुकाए खड़ा था। वो एक पतली पीले चेहरे वाली और बदमिजाज दिखने वाली औरत के पास खड़ा था, जिसकी शक्ल स्नेप से काफी मिलती थी। स्नेप कुछ दूर खड़े 4 सदस्यों वाले परिवार को घूर रहा था। दोनों बहनें अपने माता पिता से थोड़ी दूर खड़ी थीं। लिली अपनी बहन से आग्रह कर रही थी। हैरी सुनने के लिए ज्यादा करीब पहुंच गया। "मुझे अफसोस है ट्यूनी, मुझे अफसोस है। सुनो!" उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़े रही। हालांकि पिटूनिया ने इसे छुड़ाने की कोशिश की। "एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं। नहीं, सुनो ट्यूनी, एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं प्रोफेसर डंबलडोर के पास जाकर उनसे कहूंगी कि वे अपना फैसला बदल लें।" "मैं नहीं जाना चाहती," पिटूनिया ने कहा और उसने अपनी बहन की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। "तुम सोचती हो कि मैं किसी मूर्खतापूर्ण महल में जाना चाहती हूँ और ये पागलपन भरा?" पिटूनिया की पीली आंखें प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ घूमी। बिल्लियां अपने मालिकों की बाहों में म्याऊं म्याऊं कर रही थी। पिंजरे में बंद उल्लू एक दूसरे को देखकर फड़फड़ा रहे थे और शोर मचा रहे थे। उसने विद्यार्थियों को देखा। उनमें से कुछ लंबे काले दुशालों में थे और लाल भाप के इंजन वाली ट्रेन में संदूक रखे थे, या गर्मी की छुट्टियों के बाद खुशी भरी चिल्लाहटों से अपने दोस्तों का स्वागत कर रहे थे। "तुम्हें लगता है मैं भी पागल बनना चाहती हूँ?" लिली की आंखें आंसुओं से भर गईं जब पिटूनिया अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो गई। "मैं पागल नहीं हूँ," लिली ने कहा। "कितनी भयंकर बात कही है।" "तुम वहीं जा रही हो," पिटूनिया ने मजे लेते हुए कहा। "पागलों के खास स्कूल में तुम और वह स्नेप लड़का पागल हो, अजीब हो, तुम दोनों ही। ये अच्छी बात है कि तुम्हें सामान्य लोगों से अलग किया जा रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा है।" लिली ने अपने माता पिता की तरफ देखा, जो प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ आनंद से देख रहे थे और इस दृश्य को अपने मन में संजो कर रख रहे थे। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज धीमी और आवेश से भरी थी। "यह तब तो तुम्हें पागलों का स्कूल नहीं लग रहा था जब तुमने इसके हेडमास्टर को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि वे तुम्हें भी दाखिला दें?" पिटूनिया का चेहरा लाल हो गया। "आग्रह? मैंने आग्रह नहीं किया था। मैंने उनका जवाब देखा था, वह बहुत दयालुतापूर्ण था। तुम्हें चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए थी," पिटूनिया ने धीमी आवाज में कहा। "वह मेरी निजी चिट्ठी थी, तुमने कैसे?" लिली ने पास खड़े स्नेप की तरफ आधी निगाह डालकर भेद खोल दिया। पिटूनिया ने आ भरी। "उस लड़के को पता चला? तुम और वो लड़का मेरे कमरे में जासूसी कर रहे थे?"
नहीं, जासूसी नहीं। अब लिली रक्षात्मक अंदाज में बोल रही थी। सिविलियस ने जब लिफाफा देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक मगलू हॉगवर्ट्स से संपर्क कर सकता है। बस इतनी सी ही बात है। वह कहता है कि जरूर डाक विभाग में भी जादूगर छिपकर काम कर रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। यह स्पष्ट है कि जादूगर हर जगह अपनी नाक घुसाते हैं, पिटूनिया ने कहा, जिसका चेहरा अब जितना पीला था उतना ही लाल भी था। पागल, उसने अपनी बहन से तेजी से कहा और अपने माता पिता के पास चली गई। दृश्य दोबारा बदल गया। स्नेप हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के गलियारे में तेजी से जा रहा था जब यह देहात में धड़धड़ाती हुई जा रही थी। उसने स्कूल के दुशाले पहन लिए थे और शायद अपने भयंकर मगलू कपड़ों को उतारने के पहले मौके का फायदा उठा लिया था। आखिरकार वह एक कंपार्टमेंट के बाहर रुक गया जिसमें कुछ उद्यमी लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। खिड़की के पास वाले कोने की सीट पर लिली झुकी बैठी थी। उसका चेहरा खिड़की के कांच से टिका था। इसने अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और लिली के सामने बैठ गया। लिली ने उसकी तरफ देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। वह रो रही थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसने रूंधी आवाज में कहा। क्यों नहीं? ट्यूनी मुझसे गुस्सा है क्योंकि हमने डम्बलडोर की चिट्ठी देख ली थी। तो क्या हुआ? उसने गहरी नापसंदगी से उसे देखा। वह मेरी बहन है। वह तो बस एक मग। वो तत्काल संभल गया। लिली अपनी आंखें पोंछने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। लेकिन हम वहां जा रहे हैं, उसने कहा और अपनी आवाज के उल्लास को दबा नहीं पाया। कितना बढ़िया है, हम हॉगवर्ट्स जा रहे हैं। लिली ने सिर हिलाया, अपनी आंखें पोंछी और दुखी होने के बावजूद मुस्कुराई। तुम नागशक्ति हाउस में रहोगी तो अच्छा रहेगा, स्नेप ने कहा। अब उसका उत्साह बढ़ गया था क्योंकि लिली का मूड थोड़ा ठीक सा हो गया था। नागशक्ति? कंपार्टमेंट में बैठे एक लड़के ने अभी तक लिली या जेम्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन यह शब्द सुनकर वह मुड़ा। अब तक हैरी का पूरा ध्यान खिड़की के पास बैठे लोगों पर ही केंद्रित था, इसलिए अब उसने पहली बार अपने डैडी को देखा। उनका कद खास लंबा नहीं था और उनके बाल स्नेप जैसे ही काले थे, लेकिन उन्हें देखकर लगता था जैसे उनकी काफी परवाह और प्रशंसा हो रही हो, जिसका स्नेप आदी नहीं था। नागशक्ति में कौन जाना चाहता है? नागशक्ति में चुने जाने पर मैं तो स्कूल ही छोड़कर चला जाऊंगा। और तुम? जेम्स ने अपने सामने की सीट पर बैठे लड़के से पूछा। एक झटके के साथ हैरी को एहसास हुआ कि वह सीरियस था। सीरियस नहीं, मुस्कुराया। मेरा पूरा परिवार नागशक्ति में है, उसने कहा। ओहो, जेम्स ने कहा। और मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। सीरियस मुस्कुराया। शायद मैं परंपरा तोड़ दूंगा। वैसे अगर तुम्हें विकल्प चुनने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे? जेम्स ने एक अदृश्य तलवार उठाई। गरुड़ द्वार में, जहां बहादुर हृदय वाले रहते हैं, मेरे डैडी की तरह। इसने अपने एक हल्की सी अप्रिय आवाज निकाली। जेम्स उसकी तरफ मुड़ा। कोई दिक्कत? नहीं, स्नेप ने कहा, हालांकि उसकी हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। अगर तुम दिमाग वाले के बजाय ताकत वाले बनना चाहते हो, तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है। तुम कहाँ जाने की उम्मीद कर रहे हो? सीरियस ने बीच में ही कहा। जेम्स हंसते हंसते दोहरा हो गया। लिली तनकर बैठ गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह जेम्स और सीरियस को नापसंदगी से घूरने लगी। चलो सीरियस, किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं। जेम्स और सीरियस ने उसकी तीखी आवाज की नकल की। जेम्स ने पास से गुजरते समय स्नेप को टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश की। मिलते हैं स्नाइवेलस, एक आवाज आई जब कंपार्टमेंट का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और दृश्य एक बार फिर बदल गया। हैरी स्नेप के ठीक पीछे खड़ा था जब सभी विद्यार्थी उत्सुकता से मोमबत्तियों से रोशन हाउस टेबलों के सामने कतार में खड़े थे। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, इवाइंस लिली। उसने अपनी माँ को कांपते कदमों से आगे बढ़ते और जर्जर स्टूल पर बैठते देखा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने लिली के सिर पर बोलती टोपी रख दी। गहरे लाल बालों को छूने के एक पल के भीतर ही टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार। हैरी ने स्नेप की हल्की कराह सुनी। लिली ने टोपी उतार कर प्रोफेसर मैगोनिकल की ओर बढ़ा दी। फिर वह तालियां बजा और खुशी का इजहार कर रहे गरुड़द्वार वालों की तरफ बढ़ी। चलते चलते लिली ने स्नेप की तरफ देखा और लिली के चेहरे पर दुख भरी फीकी मुस्कान थी। हैरी ने देखा कि सीरियस सरक कर लिली के लिए बेंच पर जगह बना रहा था। लिली ने उसे एक नजर देखा और पहचान गई कि यह ट्रेन वाला लड़का है। वो अपने हाथ बांध कर उससे दूर चली गई। प्रोफेसर मैगोनिकल नाम लेती रही। हैरी ने ल्यूपिन, पेटिग्रू और अपने डैडी को गुरुद्वार टेबल पर लिली और सीरियस के पास आते देखा। आखिरकार जब चुनने के लिए सिर्फ 1 दर्जन विद्यार्थी बचे थे, तब प्रोफेसर मैगोनिकल ने स्नेप का नाम लिया। हैरी उसके साथ चलकर स्टूल तक गया और उसे सिर पर टोपी रखते देखा। बोलती टोपी चिल्लाई, नागशक्ति।
सीवियस स्नेप हॉल की दूसरी तरफ चल दिया, लिली से दूर। वह उस तरफ जा रहा था जहाँ नागशक्ति वाले खुशी मना रहे थे, जहाँ लूसियस मेल्फॉय अपने सीने पर प्रीफेक्ट का चमकता बैज लगाए बैठा था। मेल्फॉय ने अपने करीब बैठते स्नेप की पीठ थपथपाई और दृश्य बदल गया। लिली और स्नेप महल के अहाते में टहल रहे थे और स्पष्ट रूप से बहस कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए हैरी जल्दी से उनकी तरफ गया। पास पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे दोनों पहले से काफी लंबे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि चुनने की रस्म के बाद कई साल गुजर गए थे। सोचा था कि हम दोस्त हैं, स्नेप कह रहा था, सबसे अच्छे दोस्त। हम दोस्त हैं सिवेरियस, लेकिन मुझे वे लोग पसंद नहीं है जिनके साथ तुम रहते हो। मुझे एवरी और मल्जीबर से सख्त नफरत है। मल्जीबर, तुम्हें उनमें कौन सी खूबी नजर आती है सिवेरियस? वह डरावना है, घिनौना है। क्या तुम्हें पता है उसने कुछ समय पहले मैरी मैकडॉनल्ड के साथ क्या करने की कोशिश की थी? लिली एक खंबे तक पहुंच गई थी और उससे टिककर स्नेप के दुबले पीले चेहरे की तरफ देख रही थी। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, स्नेप ने कहा। वह तो बस हंसी मजाक की बात थी। वह काला जादू था, और अगर तुम इसे सिर्फ हंसी मजाक की बात मानते हो, और वह चीज जो पॉटर और उसके दोस्त करते हैं, स्नेप ने कहा। यह कहते समय उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और ऐसा लग रहा था कि वो अपने द्वेष को छिपा नहीं पा रहा था। पॉटर का इससे क्या लेना देना है? लिली बोली। वे रात को चोरी से घूमते हैं। ल्यूपिन के मामले में कुछ गड़बड़ है। वो कहाँ जाता है? वह बीमार है, लिली बोली। लोग कहते हैं कि वह बीमार रहता है। हर महीने की पूर्णिमा को? स्नेप ने कहा। मैं तुम्हारे अंदाज के बारे में जानती हूँ, लिली ने कहा, और उसकी आवाज ठंडी थी। तुम उनके बारे में इतने उत्सुक क्यों हो? तुम इतनी परवाह क्यों करते हो कि वे रात को क्या करते हैं? मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे उतने अद्भुत नहीं है जितना हर कोई उन्हें मानता है। उसकी निगाह की प्रबल भावना के कारण लिली शर्मा गई। वैसे वे लोग काले जादू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसने अपनी आवाज नीचे की। और तुम दरअसल एहसान फरामोशी कर रहे हो। कुछ समय पहले रात को जो घटना हुई थी वह मुझे पता चल गई है। तुम लड़ाकू पेड़ की सुरंग में घुस गए थे और जेम्स ने तुम्हें अंदर मौजूद भयंकर चीज से बचाया था। स्नेप का पूरा चेहरा विकृत हो गया और वह थूक उड़ाते हुए बोला, बचाया था? बचाया था? तुम उसे हीरो मानती हो? वो अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन भी बचा रहा था। तुम कहीं। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे इजाजत? मुझे इजाजत? लिली की चमकती हरी आंखें अब सिकुड़कर छेद जितनी बड़ी हो गई थी। स्नेप एक बार फिर रक्षात्मक हो गया था। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो चाहता था कि तुम कहीं बेवकूफी न कर बैठो। उसका तुम पर दिल आ गया है। जेम्स पॉटर तुम्हें चाहने लगा है। ये शब्द उसकी इच्छा के खिलाफ उसके मुंह से निकल गए थे। और वह इतना अच्छा नहीं है, हर कोई सोचता है। बड़ा क्विडिच हीरो। स्नेप की कटुता और नापसंदगी के कारण उसके मुंह से निकलते शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, और लिली की बूहें उसके माथे के ऊपर और ऊपर उठती जा रही थी। मैं जानती हूँ कि जेम्स पॉटर घमंडी है, उसने स्नेप की बात काटते हुए कहा। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्जीवर और एवरी का हंसी मजाक का अंदाज बहुत बुरा है। सचमुच बुरा, सीवियस। मैं यह नहीं समझ पाई कि तुम उनसे दोस्ती क्यों रखते हो। हैरी को लग रहा था कि स्नेप ने मल्जीबर और एवरी के बारे में लिली की बातें सुनी ही नहीं थी। जिस पर लिली ने जेम्स की बुराई की, स्नेप का पूरा शरीर आराम की मुद्रा में आ गया था, और जब वे दोनों दोबारा चलने लगे तो स्नेप के कदमों में एक नई लचक थी और दृश्य बदल गया। हैरी ने एक बार फिर देखा जब स्नेप बड़े हॉल से उठकर गया, जहां वो गुप्त कलाओं से रक्षा में OWL के पेपर दे रहा था। हैरी ने स्नेप को अनजाने में महल से दूर उस पेड़ के पास जाते देखा जहां जेम्स, सीरियस, ल्यूपिन और पेटिग्रू एक साथ बैठे थे। लेकिन हैरी ने इस बार दूरी बनाए रखी, क्योंकि वहां जो हुआ था उसे मालूम था। वहां पर जेम्स ने सिविरियस को हवा में लटका दिया था और उसे ताने मारे थे। वह जानता था कि क्या किया और कहा गया था। उसे इसे दोबारा सुनने में कोई खुशी नहीं मिली। उसने लिली को आते और स्नेप की रक्षा करते हुए देखा। दूर से उसने सुना कि अपमान और गुस्से से भरा स्नेप लिली को अक्षम्य गाली दे रहा था। बदजात। दृश्य बदल गया। मुझे अफसोस है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अफसोस है। अपना अफसोस अपने पास ही रखो। रात का वक्त था। लिली ड्रेसिंग गाउन में थी और अपनी बाहें बांधकर मोटी औरत की तस्वीर के सामने खड़ी थी, जिसके पीछे गुरुद्वार के हॉल का दरवाजा था। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैरी ने मुझे बताया था कि तुम रात को यही सोने की धमकी दे रहे हो। मैंने दी थी। मैं ऐसा ही करने वाला था। मेरा इरादा तुम्हें बदजात कहने का नहीं था। यह तो मुंह से निकल गया था। लेडी की आवाज में कोई करुणा नहीं थी। बहुत देर हो चुकी है। मैं बरसों से तुम्हारे लिए बहाने बना रही हूँ। मेरी सहेलियों को यह समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे बात भी क्यों करती हूँ। तुम और तुम्हारे प्राण बख्शी दोस्त। देखा,
तुम इससे इनकार भी नहीं कर रहे हो। तुम इनकार भी नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा लक्ष्य यही बनने का है। तुम जानते हो कौन के दल में शामिल होने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हो, है ना? इसने अपने अपना मुंह खोला, लेकिन बिना कुछ बोले उसे बंद कर लिया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। तुमने तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। नहीं सुनो, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम बदजात का हो। लेकिन सेवेरियस, तुम मगलू परिवार में पैदा हर व्यक्ति को बदजात कहते हो, फिर मेरे मामले में ही अलग व्यवहार क्यों? वह कुछ बोलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन तभी हकारत भरी नजर डालने के बाद लिली मुड़ी और तस्वीर के छेद में से अंदर चली गई। गलियारा ओझल हो गया और एक नया दृश्य आ गया, जिसे बनने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया जिससे बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। हैरी बदलती आकृतियों और रंगों के बीच उड़ता रहा, जब तक कि उसके आसपास का माहौल एक बार फिर ठोस नहीं हो गया। अब वह एक निर्जन ठंडी पहाड़ी पर अंधेरे में अकेला खड़ा था। कुछ पेड़ों की बनी पत्तियों की शाखाओं के बीच से हवा सीटियां बजाती निकल रही थी। वयस्क स्नेप हाँफ रहा था। वह उसी जगह पर घूमा और अपनी छड़ी को जोर से पकड़कर किसी व्यक्ति या वस्तु का इंतजार करने लगा। उसका डर हैरी पर भी हावी हो गया, हालांकि वो जानता था कि उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। उसने अपने कंधे के पीछे देखा और सोचा कि स्नेप न जाने किसका इंतजार कर रहा है। फिर अंधी करती सफेद रोशनी की लहर हवा में उड़ी। हैरी को लगा कि बिजली गिरी थी, लेकिन स्नेप अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी छड़ी हाथ से उड़ गई। मुझे मत मारना, मेरा यह इरादा भी नहीं है। डंबलडोर के प्रकट होने की आवाज पेड़ों की डालों से टकराती हवा की आवाज में डूब गई थी। वे स्नेप के सामने खड़े थे। उनके दुशाले लहरा रहे थे और उनका चेहरा उनकी छड़ी की रोशनी में चमक रहा था। तो सिविरियस, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? कोई कोई संदेश नहीं है। मैं यहाँ खुद अपनी इच्छा से आया हूँ। स्नेप अब अपने हाथ मल रहा था। चारों तरफ उड़ते झूलते काले बालों के बीच वह थोड़ा पगलाया दिख रहा था। मैं मैं एक चेतावनी देने आया हूँ। नहीं, एक आग्रह करने। प्लीज। डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। हालांकि पत्तियां और शाखाएं अब भी रात की हवा में उड़ रही थीं, लेकिन जहां स्नेप और डंबलडोर आमने सामने खड़े थे वहां खामोशी हो गई। एक प्राणभक्षी मुझसे क्या आग्रह कर सकता है? भविष्यवाणी, भविष्य कथन, ट्रिलोनी। ओह हाँ, डंबलडोर ने कहा। तुमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कितना बताया? सब कुछ, सब कुछ जो भी मैंने सुना था, स्नेप ने कहा। इसलिए, इसी कारण उसे लगता है कि इसका इशारा लिली वाइन्स की तरफ है। भविष्यवाणी में किसी महिला की ओर इशारा नहीं किया गया था, डंबलडोर ने कहा। यह तो एक लड़के के बारे में थी जो जुलाई के अंत में पैदा हुआ था। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वह सोचता है कि इसका मतलब लिली का बेटा है। वह लिली का पीछा करेगा, उन सभी को मार डालेगा। अगर वह तुम्हारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, डंबलडोर ने कहा, तो निश्चित रूप से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे छोड़ देगा। क्या तुम बेटे की जान के बदले में माँ की जान के लिए रहम की भीख नहीं मांग सकते? मैंने मांगी थी, मैंने उससे विनती की थी। मुझे तुमसे नफरत हो रही है, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी आवाज में पहले कभी इतनी भर्त्सना नहीं सुनी थी। स्नेप थोड़ा सिमट सा गया। तो तुम्हें उसके पति और उसके बच्चे की मौत की जरा भी परवाह नहीं है? वे लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन तुम्हें अपनी मनचाही चीज मिल जानी चाहिए। स्नेप कुछ नहीं बोला, बस डंबलडोर को देखता रहा। तो उन सभी को बचा ले, वो टूटी आवाज में बोला। उसे उन्हें सुरक्षित रखे, प्लीज। और इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, सीवेरियस? बदले में? स्नेप ने डंबलडोर को मुंह फाड़ कर देखा और हैरी उम्मीद कर रहा था कि वो प्रतिरोध करेगा, लेकिन पल भर बाद वो बोला, कुछ भी। पहाड़ी ओझल हो गई और हैरी डंबलडोर के ऑफिस में खड़ा था। कोई चीज भयंकर आवाज कर रही थी, किसी घायल जानवर की तरह। स्नेप एक कुर्सी से आगे लुढ़का हुआ था और डंबलडोर उसके पास गंभीर मुद्रा में खड़े थे। एक दो पल बाद स्नेप ने अपना चेहरा उठाया। उसे देखकर लग रहा था जैसे जंगल की पहाड़ी छोड़ने के बाद से वह 100 साल का दुख भोग चुका था। मुझे लगा था आप उसे सुरक्षित रखेंगे। लिली और जेम्स ने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया, डंबलडोर ने कहा। कुछ हद तक तुम्हारी तरह, सीविरियस। क्या तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे छोड़ देगा? स्नेप की सांस उथली हो गई। उसका बच्चा बच गया है, डंबलडोर ने कहा। हल्के से सिर झटक कर स्नेप ने जैसे किसी चिढ़ाने वाली मक्खी को दूर हटाया। उसका बच्चा जिंदा है। उसकी आंखें हूबहू लिली जैसी हैं। मुझे लगता है तुम्हें लिली इवांस की आंखों का आकार और रंग तो याद होगा। मत कीजिए, स्नेप ने विलाप करते हुए कहा। चली गई, वह मर गई। क्या यह पश्चाताप है, सीवेरियस? काश काश मैं भी मर जाऊं।
उससे किसी को क्या फायदा होगा? डंबलडोर ने ठंडेपन से कहा। अगर तुम लिली वाइन से प्यार करते थे, अगर तुम उससे सचमुच प्यार करते थे, तो तुम्हारा आगे का रास्ता स्पष्ट है। ऐसा लग रहा था जैसे स्नेप दर्द की धुंध में से देख रहा था और डंबलडोर के शब्दों को उस तक पहुंचाने में काफी समय लग रहा था। क्या क्या मतलब है आपका? तुम जानते हो कि वो कैसे और क्यों मरी है। यह सुनिश्चित करो कि उसकी मौत बेकार ना जाए। लिली के बेटे को सुरक्षित रखने में मेरी मदद करो। उसे सुरक्षित रखने की क्या जरूरत है? शैतानी शहंशाह जा चुके हैं। शैतानी शहंशाह लौटेगा और जब ऐसा होगा तो हैरी पॉटर भयंकर खतरे में होगा। एक लंबा विराम हुआ और धीरे धीरे स्नेप ने खुद पर काबू पाया तथा अपनी सांस दुरुस्त की। आखिरकार वह बोला, ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को ये बात मत बताना डंबलडोर। यह रहस्य हमारे बीच ही रहना चाहिए। आप कसम खाएं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पर पॉटर का बेटा। मुझे आपका वादा चाहिए। यह वादा सिविरियस कि मैं तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात किसी को न बताऊं। डंबलडोर ने आ भरी और स्नेप के आवेश भरे दर्द भरे चेहरे को देखा। खैर, अगर तुम यही चाहते हो। ऑफिस ओझल हो गया, लेकिन तत्काल दोबारा लौट आया। स्नेप डंबलडोर के सामने तेजी से चहलकदमी कर रहा था। औसत दर्जे का, अपने पिता जैसा घमंडी, नियम तोड़ने वाला, शोहरत का भूखा, ध्यान चाहने वाला और अनुशासनहीन। सिविरियस, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। डंबलडोर अपनी नजरें रूपांतरण आज की प्रति से उठाए बिना बोले। बाकी टीचर्स का कहना है कि लड़का संकोची, पसंद आने वाला और सामान्य रूप से प्रतिभाशाली है। व्यक्तिगत रूप से वो मुझे काफी रोचक बच्चा लगा। डंबलडोर ने एक पन्ना पलटा और बिना नजरें उठाए कहा, क्विरल पर नजर रखना, ठीक है? रंगों का झोंका एक बार फिर आया और अब हर चीज अंधेरे में डूब गई। स्नेप और डंबलडोर प्रवेश हॉल में थोड़ी दूर खड़े थे जब यूल बॉल के आखिरी बच्चे लोग सोने के लिए जाते समय उनके पास से गुजरे। तो डंबलडोर ने बुदबुदा कर पूछा। कारक्रॉफ्ट का निशान भी गहरा होता जा रहा है। वह दहशत में आ रहा है। उसे प्रतिशोध का डर है। आप जानते हैं कि शैतानी शहंशाह के पतन के बाद उसने मंत्रालय की कितनी मदद की है। स्नेप ने कनखियों से डंबलडोर की मुड़ी नाक वाली आकृति को देखा। अगर निशान जलने लगता है तो कॉरक्रॉफ्ट का इरादा भागने का है। क्या वह सचमुच भाग जाएगा? डंबलडोर ने धीरे से कहा, जब फ्लर डेलाकॉर और रॉजर डेविस खिलखिलाते हुए मैदान से अंदर आए। और तुम? नहीं, स्नेप ने कहा और उसकी काली आंखें फ्लर तथा रॉजर की जाती आकृतियों पर टिकी थी। मैं इतना कायर नहीं हूँ। नहीं, डंबलडोर ने सहमत होते हुए कहा। तुम इगोर कारक्रॉफ्ट से बहुत ज्यादा बहादुर हो। जानते हो, कई बार मुझे लगता है कि हाउसों में चुनने की रस्म बहुत जल्दी हो जाती है। वे हैरान स्नेप को अकेला छोड़कर दूर चले गए। जब हैरी एक बार फिर से हेडमास्टर के ऑफिस में खड़ा था, रात का वक्त था और डंबलडोर डेस्क के पीछे सिंहासन जैसी कुर्सी में एक तरफ लुढ़के हुए थे। वे आधे बेहोश दिख रहे थे। उनका एक तरफ लटकता दायां हाथ काला और जला हुआ था। स्नेप मंत्र बुदबुदा रहा था और अपनी छड़ी उस हाथ की कलाई की तरफ ताने था, जबकि बाएं हाथ से वह डंबलडोर के गले में गाढ़ा सुनहरा काड़ा डाल रहा था। एक दो पल बाद डंबलडोर की पलकें मिचमिचाई और खुल गईं। क्यों? स्नेप ने बिना किसी भूमिका के कहा। आपने अंगूठी क्यों पहनी? इस पर शाप है। निश्चित रूप से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा। इसे छुआ भी क्यों? मॉर्वोलोगॉन्ट की अंगूठी डंबलडोर के सामने डेस्क पर पड़ी थी। यह चटकी हुई थी। गरुड़दार की तलवार इसके पास रखी थी। डंबलडोर ने मुंह बिचकाया। मैं मूर्ख था, बहुत लालच आ गया था। किस चीज का लालच? डंबलडोर ने कोई जवाब नहीं दिया। यह चमत्कार ही है कि आप यहाँ लौटने में कामयाब हो गए। स्नेप नाराज लग रहा था। अंगूठी पर असाधारण रूप से शक्तिशाली शाप था। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये शाप इसी जगह तक ही रुका रहे। हाल फिलहाल मैंने शाप को एक ही हाथ में रोक दिया है। डंबलडोर ने अपना काला बेकार हाथ उठाया और उसे इस तरह देखने लगे जैसे कोई रोचक विचित्र चीज को देख रहे हों। तुमने बहुत अच्छा काम किया सिविरियस। तुम्हारे हिसाब से मेरे पास कितना समय है? डंबलडोर का अंदाज सामान्य बातचीत का था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मौसम का हाल जानना चाहते हों। स्नेप झिझका, फिर बोला, मैं नहीं बता सकता। शायद 1 साल। इस तरह के मंत्र को हमेशा के लिए रोकने का कोई उपाय नहीं है। यह अंततः फैलने लगेगा। इस तरह के शाप समय के साथ ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। डंबलडोर मुस्कुराए। उनके पास 1 साल से भी कम जिंदगी है। यह बात उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण या चिंताजनक नहीं लग रही थी। मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत कि तुम मेरे पास हो सिविलियस। अगर आपने मुझे थोड़ी और ज्यादा जल्दी बुला लिया होता तो मैं शायद ज्यादा कर सकता था।
आपके लिए ज्यादा समय हासिल कर सकता था। स्नेप ने गुस्से से कहा। उसने टूटी अंगूठी और तलवार की तरफ देखा। आपको क्या लगता है, अंगूठी तोड़ने से शाप भी टूट जाएगा? ऐसी ही बात है, बेशक मैं होश में नहीं था, डंबलडोर ने कहा। कोशिश करके वे अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे। अच्छा, इससे मामला ज्यादा सीधा बन जाता है। इसने पूरी तरह चकराया हुआ दिख रहा था। डंबलडोर मुस्कुराए। मैं उस योजना का जिक्र कर रहा हूँ जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे लिए बना रहा है। उसकी योजना है कि बेचारा मेल्फॉय लड़का मेरी हत्या करे। स्नेप डंबलडोर की डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर हैरी अक्सर बैठता था। हैरी जानता था कि स्नेप डंबलडोर के शापित हाथ के बारे में और बात करना चाहता था, लेकिन डंबलडोर ने विनम्रतापूर्वक इनकार करके उस बातचीत की संभावना को खत्म कर दिया। स्नेप त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, शैतानी शहंशाह को ड्रैको के कामयाब होने की उम्मीद नहीं है। यह तो बस लूसियस की हाल की असफलताओं की सजा है। ड्रेको को असफल होते देखकर उसके माता पिता पल पल सजा भुगतेंगे और कीमत चुकाएंगे। संक्षेप में, उस लड़के को मेरी ही तरह निश्चित मृत्यु दंड मिला है। डंबलडोर ने कहा। मुझे लगता है कि ड्रेको के नाकामयाब होने के बाद यह काम तुम्हें सौंप दिया जाएगा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। मुझे शैतानी शहंशाह की योजना तो यही लगती है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट निकट भविष्य में ऐसा समय की कल्पना कर रहा है जब उसे हॉगवर्ट्स में जासूस की जरूरत नहीं होगी। हाँ, उन्हें यकीन है कि जल्द ही ये स्कूल उनकी मुट्ठी में होगा। और अगर ये उसकी मुट्ठी में आ जाता है, डंबलडोर ने कहा, जैसे वो खुद से बात कर रहे हो, तो तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करोगे? स्नेप ने सख्ती से सिर हिलाकर हाँ की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी पहली प्राथमिकता यह पता लगाना है कि ड्रेको के इरादे क्या है। डरा हुआ किशोर लड़का दूसरों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि खुद के लिए। उसे मदद और मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव रखो। वो इसके लिए हाँ कर देगा। आखिर वह तुम्हें पसंद करता है। तब से नापसंद करने लगा है जब से उसके पिता की स्थिति गड़बड़ हुई है। इसके लिए ड्रेको मुझे दोष देता है। वह सोचता है कि मैंने लूसियस की जगह हथिया ली है। चाहे जो हो, कोशिश तो करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंता तो लड़के के दिमाग में आई योजनाओं के कारण मासूम लोगों के शिकार बनने की है। जाहिर है, अगर हम उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के गुस्से से बचाना चाहते हैं, तो अंत में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। इसने अपनी अपनी भुहें उठाई और व्यंग्यात्मक आवाज में पूछा, क्या आप उसके हाथों मरना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम मारोगे। एक लंबी खामोशी छा गई, जो बीच बीच में आती कुटकुट की आवाज से ही टूटी। ज्वाला नाम का फेनिक्स समुद्र फेनी की हड्डी के टुकड़े पर चोंच मार रहा था। क्या आप मुझसे ये काम अभी करवाना चाहेंगे? इसने अपने व्यंग भरी आवाज में कहा, या फिर आप समाधि लेख लिखने के लिए कुछ पल रुकना पसंद करेंगे? ओह, अभी नहीं, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि सही समय पर वह पल अपने आप प्रकट हो जाएगा। आज रात को जो हुआ है। उन्होंने अपने सिकुड़े हुए हाथ की तरफ इशारा किया। उसके बाद हम यह बात तो यकीन से कह सकते हैं कि यह 1 साल के भीतर ही हो जाएगा। अगर आपको मानने में दिक्कत नहीं है, स्नेप ने रूखे अंदाज में कहा, तो फिर ड्रेको को ही यह काम क्यों नहीं करने देते? उस लड़के की आत्मा अभी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, डंबलडोर ने कहा। मैं अपने कारण उसे विभक्त नहीं होने दूंगा। और मेरी आत्मा डंबलडोर, मेरी आत्मा? सिर्फ तुम ही जानते हो कि एक बूढ़े आदमी को दर्द और अपमान से बचाने में तुम्हारी आत्मा को कितना नुकसान होगा, डंबलडोर ने कहा। मैं तुमसे यह बहुत बड़ा एहसान चाहता हूँ सिवेरियस, क्योंकि मौत मेरी तरफ उतनी ही निश्चितता से आ रही है जितनी निश्चितता से इस साल लीग में चडली कैनन्स की टीम आखिरी नंबर पर आएगी। मैं जल्दी और दर्द रहित तरीके से मरना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत लंबी और घिसट घिसट कर हो, जो ग्रिबेक के इसमें शामिल होने पर होगी। मैंने सुना है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे शामिल कर लिया है, या प्यारी बेलाट्रिक्स जो अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलना पसंद करती है। उनका अंदाज हल्का फुल्का था, लेकिन उनकी नीली आंखें स्नेप को भेद गईं, जिस तरह वे अक्सर हैरी को भेदती थी। जैसे वे जिस आत्मा के बारे में बात कर रहे हो वह उन्हें देख रही हो। आखिरकार स्नेप ने हल्के से सिर हिला दिया। डंबलडोर संतुष्ट दिखने लगे। धन्यवाद सिविरियस। ऑफिस गायब हो गया। अब स्नेप और डंबलडोर शाम के धुंधलके में महल के वीरान मैदान में एक साथ टहल रहे थे। आप पॉटर के साथ कई शामों को कमरे में बंद रहते हैं। आप करते क्या हैं? स्नेप ने अचानक पूछा। डंबलडोर थके हुए दिख रहे थे। क्यों? तुम कहीं उसे और सजा तो नहीं देना चाहते हो सिविरियस? अगर ऐसा है तो बेचारे लड़के को अपना ज्यादातर समय सजा में काटना पड़ेगा। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह है। शायद दिखने में है, लेकिन उसका दिल उसकी माँ जैसा है। मैं हैरी के साथ इसलिए समय बिताता हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत बातें करनी है, कुछ जानकारी देनी है, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। जानकारी? स्नेप ने दोहराया। आप उस पर भरोसा करते हैं, मुझ पर नहीं करते हैं? यह भरोसे का सवाल नहीं है,
जैसा हम दोनों जानते हैं, मेरे पास समय कम बचा है। यह अनिवार्य है कि मैं लड़के को पर्याप्त जानकारी दे दूं ताकि वह उस काम को कर सके जो उसे करना है। आप वही जानकारी मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैं अपने सभी रहस्य एक ही टोकरी में रखना पसंद नहीं करता हूँ, खास तौर पर एक ऐसी टोकरी जो अक्सर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बाह पर लटकती रहती है, जो मैं आपके आदेश पर करता हूँ। और तुम इस काम को बहुत अच्छी तरह करते हो, सिविलियस। यह मत सोचना कि मैं उस खतरे को कम आंकता हूँ जिसका सामना तुम मेरे कारण करते हो। वोल्डेमॉर्ट को महत्वपूर्ण लगने वाली जानकारी देना और जरूरी बातें छिपाना एक ऐसा काम है जिसके लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आप मुझसे ज्यादा भरोसा उस लड़के पर कर रहे हैं जो गुप्त विद्या में असमर्थ है, जिसकी जादुई योग्यता औसत है और जिसका शैतानी शहंशाह के दिमाग से सीधा संबंध है। वोल्डेमॉर्ट को संबंध से डर लगता है, डंबलडोर ने कहा। कुछ समय पहले ही उसने हैरी के दिमाग में रहने का स्वाद चख लिया है। इस तरह का दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि वह हैरी पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश भी नहीं करेगा। उस तरह से तो नहीं। मैं समझा नहीं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आत्मा विभक्त है, इसलिए हैरी जैसी आत्मा के साथ करीबी संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम ठंडे स्टील पर जीभ की तरह, लपट से छूते मांस की तरह। आत्माएं? हम तो दिमाग के बारे में बात कर रहे थे। हैरी और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के मामले में एक के बारे में बात करना दूसरे के बारे में बात करना है। डंबलडोर ने चारों तरफ नजर डालकर यह सुनिश्चित कर लिया कि वे अकेले थे। वे अंधेरे जंगल के करीब थे, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। सीवियस, जब तुम मुझे मार दोगे। आप मुझे हर चीज बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझसे इस छोटी सेवा की उम्मीद करते हैं। स्नेप घुर्राया, जब उसके पतले चेहरे पर असली गुस्सा दिख रहा था। अब बहुत सी चीजों को मनचाहे ढंग से सोचते हैं डंबलडोर। शायद मैंने अपना इरादा बदल लिया हो। तुमने मुझसे वादा किया था सीवियस, तुम मेरी वह सेवा जरूर करोगे। हालांकि मैंने सोचा था कि तुम नागशक्ति के हमारे युवा दोस्त पर करीबी नजर रखने के लिए भी सहमत हुए थे। स्नेप नाराज और बगावत पर आमादा दिख रहा था। डंबलडोर ने आ भरी। सिविलियस, आज रात 11 बजे मेरे ऑफिस में आना। सिर्फ तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। वे लोग डंबलडोर के ऑफिस में लौट आए थे। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था और ज्वाला खामोश बैठा था। स्नेप बिल्कुल स्थिर बैठा था, जबकि डंबलडोर बातचीत करते हुए चारों तरफ घूम रहे थे। हैरी को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल आखिरी मिनट तक। तब तक नहीं जब तक कि यह जरूरी ना हो, वरना उसके पास वो करने की शक्ति कैसे होगी जो उसे करना ही है। लेकिन उसे करना क्या है? वह हैरी और मेरे बीच का मामला है। अब गौर से सुनो सीवियस, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी मौत के बाद, बहस मत करना, बीच में मत बोलना। एक वक्त ऐसा आएगा जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपने सांप की जान बचाने के लिए दहशत में होगा। नगीनी की? स्नेप हैरानी में नजर आने लगा। बिल्कुल, अगर ऐसा वक्त आता है जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सांप को अपने काम करवाने के लिए भेजना बंद कर देता है, बल्कि अपने पास जादुई सुरक्षा में रखता है, तो मुझे लगता है कि हैरी को बताना सुरक्षित रहेगा। क्या बताना सुरक्षित रहेगा? डंबलडोर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बता देना कि जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारने की कोशिश की थी और लिली ने उनके बीच कवच के रूप में अपनी जान दी थी, तो वह मारक शाप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर पलट गया था और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा टूटकर उस ढहती इमारत में जीवित बची इकलौती आत्मा से चिपक गया था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक हिस्सा हैरी के भीतर जिंदा है। इसी कारण हैरी को सर्वभाषा की क्षमता मिली है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के साथ एक ऐसा संबंध मिला है जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं समझ पाया। जब तक आत्मा का वह टुकड़ा, जिसका वोल्डेमॉर्ट को भी पता नहीं है, हैरी की आत्मा से जुड़ा है और हैरी उसकी रक्षा कर रहा है, तब तक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं मर सकता। हैरी जैसे लंबी सुरंग के एक सिरे से दोनों आदमियों को देख रहा था। वे उससे बहुत दूर थे। उनकी आवाजें उसके कानों में अजीब तरह से गूंज रही थी। तो लड़के को मरना होगा? स्नेप ने शांति से पूछा। और वोल्डेमॉर्ट को एक काम खुद करना होगा सीवियस, यह अनिवार्य है। एक और लंबी खामोशी, फिर स्नेप बोला, मैंने सोचा था इतने सालों तक कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, लिली की खातिर। हमने उसकी रक्षा इसलिए की क्योंकि उसे सिखाना, बड़ा करना, ताकत आजमाने के मौका देना अनिवार्य था, डंबलडोर ने कहा, और उनकी आंखें अभी भी कसकर बंद थी। इस दौरान उनके बीच का संबंध ज्यादा शक्तिशाली बनता रहा, मुझे लगता है अमर बेल की तरह। शायद कई बार उसे भी इसका शक हुआ है। अगर मैं उसे जानता हूँ तो वह इस तरह की व्यवस्था कर देगा ताकि जब वह अपनी मौत से मिलने जाए तो इससे सचमुच वोल्डेमॉर्ट का अंत हो जाए। डंबलडोर ने अपनी आंखें खोली। स्नेप दहशत में नजर आ रहा था। आपने उसे इसलिए जिंदा रखा ताकि वह सही समय पर मर सके? सदमे में मत आओ सीवियस, तुमने कितने आदमियों और औरतों को मरते देखा है? कुछ समय से सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्हें मैं बचा नहीं सकता था, स्नेप ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। आपने मेरा इस्तेमाल किया है। मतलब?
मैंने आपके लिए जासूसी की, आपके लिए झूठ बोला, आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली, लिली पॉटर के बेटे को सुरक्षित रखने के लिए हर काम किया। अब आप उसे कह रहे हैं कि आप उसे कत्ल करवाने के लिए सुअर की तरह पाल रहे थे। यह तो मर्मस्पर्शी है सीवियरियस, डंबलडोर ने गंभीरता से कहा। क्या आखिरकार अब तुम उसकी परवाह करने लगे हो? उसकी? स्नेप ने चिल्लाकर कहा। पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी के कोने से सफेद हिरनी निकली। वह ऑफिस के फर्श पर उतरी और ऑफिस के पार भागती हुई खिड़की से बाहर चली गई। डंबलडोर ने उसे उड़कर दूर जाते देखा और जब उसकी सफेद चमक धुंधली हो गई तो वे स्नेप की ओर मुड़े। डंबलडोर की आंखों में आंसू भरे थे। इतने समय बाद भी? हमेशा, स्नेप ने कहा। एक बार फिर दृश्य बदल गया। अब हैरी ने देखा कि स्नेप अपनी डेस्क के पीछे लगी डंबलडोर की तस्वीर से बात कर रहा था। तुम वोल्डेमॉर्ट को हैरी के अंकल आंटी के यहाँ से उसके जाने की सही तारीख जरूर बताना, डंबलडोर ने कहा। ऐसा नहीं करने पर उसे शक हो सकता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट मानता है कि तुम्हें इस बारे में अच्छी जानकारी है। बहरहाल हैरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें बहरूपियों का विचार देना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे हैरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। मंडगस फ्लेचर को चिकरघिन्नी शाप देने की कोशिश करो। और सीवियरियस, अगर तुम्हें हैरी को पकड़ने वाले दल में जबरन शामिल किया जाए तो अपनी भूमिका विश्वसनीय ढंग से निभाना। मैं तुम्हारे भरोसे हूँ कि तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के विश्वास को ज्यादा से ज्यादा समय तक कायम रखो, वरना हॉगवर्ट्स कैरो भाई बहन के रहमो करम पर निर्भर होगा। अब इसने मंडगस के साथ एक अपरिचित सराय में बैठा था। मंडगस का चेहरा अजीब तरीके से सूना था, जबकि स्नेप एकाग्रता में त्योरी चढ़ाया था। तुम माया पंछी के समूह में हो, स्नेप ने फुसफुसा कर कहा। बहरूपियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दोगे? भेस बदल काढ़ा, एक जैसे कई पॉटर। यही इकलौती तरकीब है जो सफल हो सकती है। तुम भूल जाओगे कि मैंने तुम्हें यह सुझाव दिया है। तुम इस तरह बताओगे जैसे ये तुमने ही सोचा है। समझ गए? समझ गया, मंडगस बुदबुदाया। उसकी आंखें अब भी तिरछी थी। अब अंधेरी रात में हैरी झाड़ू पर उड़ता हुआ स्नेप के पास से गुजर रहा था। स्नेप के साथ कई नकाबपोश प्राणभक्षी थे। उनके सामने ल्यूपिन और बहरूपिया हैरी थे, जो दरअसल जॉर्ज था। एक प्राणभक्षी स्नेप के आगे निकला और उसने अपनी छड़ी ल्यूपिन की पीठ की तरफ तान दी। सेक्टम सेम्प्रा, स्नेप चिल्लाया। स्नेप ने यह मंत्र प्राणभक्षी के छड़ी वाले हाथ पर मारा था, लेकिन निशाना चूक कर जॉर्ज को लग गया। इसके बाद एक और दृश्य आ गया। स्नेप सीरियस के पुराने बेडरूम में झुका था। लिली की पुरानी चिट्ठी पढ़ते समय उसकी मुड़ी नाक के सिरे से आंसू टपक रहे थे। चिट्ठी के दूसरे पेज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे कि गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड से दोस्ती हो सकती है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग चल गया है। बहुत बहुत प्यार, लिली। स्नेप ने लिली के हस्ताक्षर और उसके प्यार के इजहार को उठाते हुए अपने दुशाले के भीतर रख लिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर के दो टुकड़े कर दिए, ताकि वो हंसती हुई लिली वाला हिस्सा अपने पास रख सके। उसने जेम्स और हैरी वाले तस्वीर के टुकड़े को फर्श पर अलमारी के नीचे फेंक दिया। और अब स्नेप एक बार फिर हेडमास्टर की स्टडी में खड़ा था, जब फिनिस नाइजेलस तेजी से अपनी तस्वीर में आया। हेडमास्टर, वे डीन जंगल में है, बदजात। इस शब्द का इस्तेमाल मत करो। ग्रेंजर लड़की ने बैग खोलते समय उस जगह का नाम लिया था और मैंने उसकी बात सुन ली। अच्छा, बहुत अच्छा। हेडमास्टर की कुर्सी के पीछे से डंबलडोर की तस्वीर चिल्लाई। अब सिविरियस तलवार, यह मत भूलना कि यह उसे आवश्यकता और बहादुरी की स्थिति में ही हासिल करनी होगी, और उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह तुमने दी है। अगर वोल्डेमॉर्ट हैरी का दिमाग पढ़ ले तो उसे यह नहीं दिखना चाहिए कि तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं जानता हूँ, इसने अपने रूखेपन से कहा। वह डंबलडोर की तस्वीर के पास गया और उसे एक तरफ खींचा। यह आगे की तरफ झूल गई। इसके पीछे एक खाली जगह थी, जिसमें से स्नेप ने गरुड़ द्वार की तलवार निकाली। आप मुझे अब भी यह नहीं बताएंगे कि पॉटर को तलवार देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्नेप ने अपने दुशाले पर यात्री चौका डालते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता, डंबलडोर की तस्वीर ने कहा। वह जान जाएगा किससे क्या करना है। और सीवियरियस, बहुत सावधान रहना। जॉर्ज वीजली के साथ हुई दुर्घटना के बाद तुम्हारे प्रति उनकी भावनाएं ज्यादा अच्छी नहीं होंगी। स्नेप दरवाजे पर मुड़ा। चिंता न करे डंबलडोर, उसने ठंडेपन से कहा। मैंने योजना बना ली है। और स्नेप कमरे से चला गया। हैरी स्मृति पात्र से बाहर निकला और कुछ पल बाद वो उसी कमरे के कालीन वाले फर्श पर लेटा था। उसे लग रहा था जैसे स्नेप अभी अभी दरवाजा बंद करके बाहर गया हो।